एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज का सवाल है, किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देने के बदले हमें उनसे सबूत के रूप में क्या देने के लिए कहना चाहिए ताकि हम कानूनी रूप से पैसा वसूल कर सके। सवाल अच्छा है आपका और व्यवहारिक है, और लगभग इस बात से हम सबको कभी न कभी दो चार होना पड़ता है, क्योंकि हम या तो कभी न कभी किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। तो वकील होने के नाते आइए आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। तो जनाब, अगर प्रैक्टिकली आपको बताना हो कि उधार कैसे दें कि वापस मिल सके, तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी पक्का रास्ता नहीं है जिससे आप सुनिश्चित कर सकें कि आपका उधार दिया पैसा आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि हम भारतीय हर चीज का तोड़ निकालने में माहिर हैं, अब वो चाहे कानून ही क्यों ना हो। इसलिए ही मजाक में अक्सर कहा जाता है, हम भारतीयों को उधार वो दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। यानी हम लोग अगर एक बार किसी से पैसा ले लें तो वो वापस शायद उसकी अगली पीढ़ी को करे। अब क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो आपको ऐसा तरीका तो बताना ही पड़ेगा जिससे आपके उधार दिए पैसे वापस मिलने की संभावना तो कम से कम बढ़ी जाए। तो आप सब में से अधिकतर श्रोताओं ने ये तो अक्सर सुना ही होगा कि पोस्ट डेटेड या बिना डेट का चेक ले लो, और जब उधार लेने वाला पैसे ना दे तो चेक को बैंक में लगा दो, और यदि चेक बाउंस हो जाए तो 138 NI एक्ट में केस करके पैसे वसूल लो। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मगर इसमें कुछ कानूनी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। वो सावधानियां क्या हैं, कैसे की जा सकती हैं, वो आपको बताना जरूरी है, जिससे आपके पैसे वसूलने की संभावना अधिक बनी रहे। तो आइए आपको बताता हूँ कि क्या सावधानियां बरतनी है और किन कानूनों का पालन करते हुए उधार देना है जिससे आपके उधार पैसे वसूलने की संभावनाएं बढ़ जाए। सबसे पहले तो आपको एक गोल्डन कानूनी नियम का ध्यान रखना चाहिए। वो नियम है, कानूनी रूप से दिया गया कानूनी पैसा ही कानून की मदद से वापस लिया जा सकता। इसका मतलब ये है कि हर वो पैसा जो कानूनी रूप से आपके पास था या कानूनी पैसा था, जिसे जायज पैसा, व्हाइट मनी भी कहा जाता है या व्हाइट मनी साबित किया जा सकता है, वही पैसा आप कानून की मदद से ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कानूनी पैसा क्या होता है। तो जनाब, कानूनी पैसे का मतलब है वो पैसा जो व्हाइट मनी है। कानूनी रूप से देने का मतलब है कि आपने किसी भी कानून का उल्लंघन करके पैसा उधार नहीं दिया है, तो ऐसा पैसा कानूनी रूप से दिया पैसा कहलाता है। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स एक्ट अनुसार एक दिन में 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती। अब यदि आपने किसी को 2 लाख से ज्यादा कैश उधार देकर चेक ले भी लिया, तो क्योंकि रकम 2 लाख की कानूनी लिमिट से अधिक हो गई तो वो गैर कानूनी हो गई। इसलिए आप इस रकम को कानून का सहारा लेकर नहीं वसूल, क्योंकि यहाँ आपने इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन कर दिया। एक और उदाहरण से समझें, तो आपने किसी को पैसा उधार दिया और आप जानते थे कि वो पैसा आपसे जुआ खेलने के लिए ले रहा है, तो क्योंकि जुआ भारत में गैर कानूनी है, तो आपने जानते हुए कि वो जुआ खेलने के लिए पैसे उधार ले रहा है, आपने उसे पैसे दिए। क्योंकि ये गैर कानूनी काम करने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन था, तो ये पैसा अवैध हुआ, ये ट्रांजैक्शन भी अवैध हुई। इसलिए आप इस पैसे को वैध तरीके से यानी कानून की मदद से नहीं वसूल। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो कानूनी होना चाहिए। अब जहाँ तक चेक का सवाल है, तो कोई भी चेक यदि आप लेते हैं तो उसमें देनदारी साबित करना भी आवश्यक तत्व होता है। उसको कुछ पैसा ऐसा जरूर सबूत के रूप में दिखाना चाहिए आपको कि इसको मुझे वापस करना था, या ये चीज मैंने इसको दी थी, या ये सामान इसको मैंने बेचा था। वो कैसे किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप गए, आपने सुनार की दुकान में गए, सुनार ने आपको एक सोने की चेन बेची और आपको बिल काट के दिया बकायदा। उस बिल में रकम थी 1,10,000 रुपए। आपने 1,10,000 का चेक दिया, सुनार ने जो है उसको चेक को रख लिया। अब वो बाउंस हो गया, तो क्योंकि सोने की चेन आपको सुनार बेच चुका था, तो आपकी लायबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी उसका पैसा चुकाने। अब उस पैसे को चुकाना क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए चेक दिया। अब यदि वो चेक को ले जाकर 138 NI एक्ट का फुल फॉर्म अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, और ये चेकों से संबंधित कानून है जिसमें चेक बाउंस होने पर आप चेक की रकम वसूल सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सुनार का पैसा चुकाने की आपके ऊपर लायबिलिटी इसलिए थी क्योंकि उसने आपको सोने की चेन बेची, मगर यदि आपकी कोई लायबिलिटी थी ही नहीं, यानी सुनार ने कोई ना आपको चेन बेची थी, ना कोई उधार दिया था, ना कुछ लेन देन था, और फिर भी सुनार को आपने चेक दिया। अब सुनार सिंपली ये नहीं कह सकता कि बस मुझे इससे 1,10,000 रुपए चाहिए,
क्योंकि इसका मेरे पास चेक है। ऐसे नहीं काम करेगा। काम जब करेगा जब सुनार आपके ऊपर कोई लायबिलिटी दिखाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी को उधार देते तो आप ये दिखाएंगे कि इससे अगर आप चेक भी लेते तो ये भी दिखाना उसके लिए जरूरी है कि उसने जो वो चेक दिया है वो किस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए दिया है, या क्या उसकी कानूनी बाध्यता थी कि जिसकी वजह से उसको आपको कुछ चुकाना था, पैसा देना था, आपने कोई सामान बेचा, क्या किया था। कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई वजह आपको बतानी पड़े। क्योंकि यदि अगर इस केस में से वजह हटा दी जाए ना साहब, तो आप ये मान के चलिए कि हर कोई फिर दूसरे आदमी के ना कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर और सीधा एक चेक पे साइन कराएगा और उस चेक में सीधा 1 करोड़ रुपए अमाउंट भरेगा या और ले जाके बैंक में लगा देगा और कहेगा साहब चेक बाउंस हो गया क्योंकि इसने मुझे चेक दिया तो लाइए मेरे पैसे दीजिए। आप सोचिए क्या ये उचित होगा? नहीं ना। इसीलिए कानून में ये प्रोविजन है कि आप ये भी दिखाएंगे, न सिर्फ चेक बाउंस करवा कर उसकी जिम्मेदारी खड़ी होगी, बल्कि आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि किस बात के आपको इससे पैसे वसूलने थे। यानी आप 10 करोड़ का चेक लेके लगा सकते हैं बाउंस होने के लिए, मगर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 10 करोड़ आपने इसको उधार दिए थे। आप उसके खाते में ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, चाहे कैश ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। कैश दिखाएंगे तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपके पास 10 करोड़ कहाँ से आया था, क्या आपने ये नगद पैसा इनकम टैक्स में शो किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा ना, जायज पैसा। ये बहुत बारीक बात है, आपको समझ एक बार आ गई तो आप कानून के मास्टर हो गए साहब। कोई आपको जो है ठग नहीं पाए। तो आप समझे, अगर आपने लायबिलिटी नहीं दिखाई तो भी आप वो पैसा वसूल नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए साहब? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी व्यक्ति को उधार दे रहे हैं, उधार उसको पहले तो उसके खाते के अंदर दीजिए, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद आप उससे जो चेक लेते हैं उस चेक के साथ में एक लिखा पढ़ी कराइए। आप नोटराइज करा सकते हैं, स्टैंप 10 रुपए के स्टैंप के ऊपर भी आप करा सकते हैं। 100 रुपए के स्टैंप पे कराएंगे तो ज्यादा बेटर है। और उसमें 2 गवाहों को रखिए। वो नहीं रख सकते आप तो वीडियो प्रूफ बनाइए। वो भी नहीं कर सकते साहब आप तो कॉल प्रूफ बनाइए, ऑडियो प्रूफ बनाइए, मगर प्रूफ होना चाहिए। और उस प्रूफ में ये बात होनी चाहिए कि आपने ये पैसा आज इतने इतने दिन को इसको उधार दिया था। और जो आप प्रूफ बना रहे हैं उसके अंदर कम से कम उस चेक का और चेक नंबर का भी जिक्र कीजिए। क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि लोग चेक दे जाते हैं और उनको पता होता है कि नहीं चुकाना पैसा, और वो ले जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं साहब हमारा चेक तो खो गया था। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आप जो भी सबूत बनाएंगे उसके अंदर चेक का जिक्र, चेक नंबर का जिक्र अगर आपने पहले ही कर दिया तो वो आदमी कम से कम बाद में ये नहीं कह सकता मेरे चेक खो गया, क्योंकि उसमें आपने चेक का जिक्र भी किया हुआ है। और उसके अंदर उधार की वजह भी दी हुई है, आपने आरटीजीएस नंबर डाला हुआ है कि इस आरटीजीएस से भेजे या ड्राफ्ट से दिए या आपने भी यदि चेक से दिए तो आप चेक का भी जिक्र कर सकते हैं कि मैंने इस चेक नंबर से इसको इतना पैसा इसके इस खाते में दिया है। उसके साथ में आप उसका आधार कार्ड वगैरह नंबर वगैरह भर सकते हैं, लिख। अब आते हैं कि यदि उधार नहीं दिया तो तब क्या करें वकील साहब, कैसे वसूले? तब आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट आपको फायदा करेगा। आप एनआई एक्ट में उस व्यक्ति को एक विधिक नोटिस, कानूनी नोटिस देंगे। कब देंगे आप उसका चेक लगाते हैं और यदि वो इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट क्लोज या स्टॉप पेमेंट, कोई भी वजह हो, मगर अगर उसका चेक है तो ये कानून में प्रिजम्पशन की जाती है कि उसकी लायबिलिटी तो कोई ना कोई थी और उसको ये पैसा चुकाना है। तो होगा क्या कि आप उसको जैसे ही आप उसका चेक डालेंगे बैंक के अंदर, बाउंस होगा। बाउंस होने के 30 डेज के अंदर यानी 30 दिन के अंदर आप उसको एक कानूनी नोटिस देंगे। कानूनी नोटिस में उसको इस बात की सूचना देंगे लिखित रूप में कि आपका चेक था, ये चेक था, इस वजह से आपने दिया था, ये नंबर है उसका, ये ब्रांच है उसकी, और ये चेक सब बाउंस हो गया है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो है 15 दिन के अंदर अंदर इस चेक की रकम का भुगतान मुझे कर रहे, अन्यथा आपके खिलाफ एनआई एक्ट में मुकदमा दायर करके आपके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदमी को नोटिस मिलेगा। नोटिस मिलने के बाद आप 15 दिन वेट करेंगे। 15 दिन अगर वो नहीं आया तो फिर नोटिस पीरियड खत्म होने के 30 दिन के अंदर, यानी आपको ने 15 दिन पहले साहब नोटिस दिया, उसे 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बीत गए, उसने कोई काम नहीं किया। अब वो जैसे ही 15 दिन नोटिस पीरियड खत्म होते हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसके ऊपर मुकदमा डालना ही डालना मैंने इसलिए कहा क्योंकि टेक्निकल केस है, इसके अंदर आप बच नहीं सकते। आप 30 दिन से 31 दिन नहीं कर सकते। आप नोटिस पीरियड का 15 दिन को 14 दिन भी नहीं कर सकते। यानी कि नोटिस पीरियड से नोटिस देने की तारीख से लगाकर मुकदमा डालने का समय आपके पास कुल
मिलाकर 45 दिन होता है। इस दौरान आपको हर सूरत में उसके ऊपर मुकदमा करना ही होगा। यदि आपने नहीं किया तो उसके बाद आप मुकदमा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा ये एक टेक्निकल टाइप का केस है, तो टेक्निकल केस में समय सीमा का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। जहां आपकी बैंक ब्रांच है, उस बैंक ब्रांच के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस बैंक से आपने कर्ज दिया था, उस बैंक ब्रांच के हिसाब से जुरिडिक्शन तय होगा। आप वहां पे उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां आप रह रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके बैंक भी वहीं होगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, या अगर आपकी ब्रांच कहीं और की है जहां से आपने पैसा दिया, तो वहां से आप उसके ऊपर एक NI एक्ट में केस फाइल करेंगे। केस फाइल करने के बाद सम्मन जाएगा। सम्मन जाने के बाद वो अदालत में पेश होगा। अदालत में पेश होने के बाद उसको अपनी जमानत करानी पड़ेगी, क्योंकि ये केस जो है कुछ इस नेचर का है कि जहां आधा ये सिविल कहलाता है और आधा क्रिमिनल भी कहलाता है। इसकी प्रक्रिया जो है समरी ट्रायल की तरह चलती है। समरी ट्रायल का मतलब है कि बहुत ज्यादा कानूनी पेचीदगियां नहीं होती है। सीधा सीधा ये पूछा जाता है, बताओ ये चेक की रकम है, आप बताओ आपके पास क्या सबूत है कि आपने इसको पैसा दिया था, और उससे कहा जाता है आपने इन्हें चेक दिया तो आपको पैसे देने ही थे। प्रिजम्पशन है, तो आपको बहुत ज्यादा सबूतों की भी जरूरत नहीं पड़ती। कानून एक बार आपने लायबिलिटी उसकी सिद्ध कर दी, चेक दिखा दिया, तो ये मान लिया जाता है कि इसको आपने पैसे दिए थे और इसको चुकाने। अब कोर्ट, हालांकि नाम का समरी ट्रायल है, प्रैक्टिकल बात है, कोई वकील आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस केस में प्रैक्टिकली समय लगता है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं लगता। कोई आपको बोलेगा कि मैं साल भर में तय हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें कम से कम 4 साल का या 5 साल का समय लग सकता है आपको, मगर उस समय से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि यदि आपने एक बार केस लगा दिया, तो केस लगाने के बाद ये केस का फैसला 90% आपने ठीक प्रकार से लगाया, एक काबिल वकील की मदद से लगाया, इन सब बातों को जो मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड का ध्यान रखा, उसके विरुद्ध लायबिलिटी सिद्ध कर दी, तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। चाहे 4 साल लगे या 5 साल लगे, उसको हर सूरत में 2 साल की सजा। और जो चेक अमाउंट है, मान लीजिए वो चेक में आपको 1 लाख रुपए उसने आपको चुकाना था, तो 1 का 2 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर हो सकता है। यानी कि आपने जैसे उधार दिया, उससे उधार मिलने की संभावना आपकी बनी रह सकती है, और आपको हो सकता है कि जितना आपने उधार दिया उसका दुगना पैसा भी आपको वसूल करने का मौका उससे मिल जाए। तो नमस्कार जनाब, ये थी जानकारी उधार वसूलने की। और कोरा पे तो मैं बहुत पुराना हूँ, यूट्यूब पे नया हूँ, आपका सहयोग और प्यार चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं टूटे फूटे अपने जो भी जवाब डालता हूँ वो आप तक पहुँचते रहे। तो ठीक है जनाब, कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर हो। धन्यवाद, नमस्कार।